दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट की नियुक्ति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या फिर ऑप्शन डी रेल मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा सचिव अरमान गिरधर को अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया है। उनके विस्तार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी भारत सरकार के तहत कई शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का फैसला करती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए प्रधानमंत्री। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है भारतीय खान ब्यूरो यानी आईबीएम की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1948, 1958, 1968 या फिर 1978। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1948। चलिए एक्सप्रेशन की बात को समझते हैं। भारतीय खान ब्यूरो 1 मार्च 2023 को नागपुर में अपने स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए खनिज दिवस का आयोजन करेगा। भारतीय खान ब्यूरो यानी आईबीएम की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। एक खान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना है। इसने खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1948, खनिज रियायत नियम 1949 और पेट्रोलियम रियायत नियम 1949 जैसे नियम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग के संदर्भ में किलाड़ी स्थान का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु। किलाड़ी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह वैगई नदी के किनारे स्थित है। 2015 में हुई यहाँ की खुदाई से स्पष्ट हुआ कि वैगई नदी के तट पर संगम युग में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। संगम युग प्राचीन तमिलनाडु में इतिहास की एक अवधि है, जिससे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन किलाड़ी में खुदाई से पता चला है कि संगम युग इससे भी पुराना था, जो 800 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। संगम युग का नाम उस समय के मदुरै के प्रसिद्ध संगम कवियों से लिया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी GBBC 2023 के दौरान प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या की सूचना दी है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी GBBC 2023 के दौरान 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक प्रजातियों की सूचना दी है, इसलिए विकल्प डी सही है। जबकि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। पश्चिम बंगाल ने 489 प्रजातियों की सूचना दी, जो 35 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। GBBC 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पक्षी प्रेमियों, छात्रों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को उन पक्षियों की गिनती के लिए एक साथ लाता है जो वे अपने आसपास देखते हैं। इसे साल 1998 में लॉन्च किया गया था। भारत में GBBC का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया यानी BCI करता है। BCI पक्षी वितरण और आबादी के बारे में सामूहिक ज्ञान बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने वाले संगठनों और समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ओस्लो, प्राग, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पेरिस। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी सदस्यता को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना साल 1989 में हुई थी। यह उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना है। इसके 39 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बोरथेकरा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है आदिवासी समूह, औषधि पौधा, लोक चित्रकला या फिर कठपुतली कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी औषधीय पौधा। हाल ही में बोरथेकरा नामक एक औषधि पौधे में कार्डियो प्रोटेक्टिव क्षमता पाई गई, इसलिए विकल्प भी सही है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया
पेडुनकुलाटा है। पारंपरिक रूप से कच्चे उपभोग के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इस पौधे के पके फल के सूखे गोंद का प्रयोग कार्डियक हाइपरट्रॉफी संकेतक और ऑक्सीडेटिव तनाव तथा हृदय की सूजन को कम करता है। इस पके फल के धूप में सुखाए गए टुकड़ों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, औषधीय पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। कथन 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। आयुष मंत्रालय 27 से 28 फरवरी 2023 तक असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक चिंतन शिविर आयोजित कर रहा है। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मामलों पर चर्चा करना है। आपको बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे पहली बार साल 1908 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में साल 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है क्षमा, परिहार, लघुकरण या फिर प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रतिस्थापन। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति देश के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। इन्हें कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं। इन्हीं में से एक है उनकी क्षमादान की शक्ति। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां शामिल हैं। पहली है क्षमा, इसमें दोषी को दंड से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दूसरी है लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। इसी तरह तीसरी क्षमा है परिहार, इसमें दंड की अवधि को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना। तीसरी है विराम यानी रेस्पाइट, इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए किसी महिला की गर्भावस्था के कारण सजा को परिवर्तित करना। और 5वां प्रावधान है प्रविलंबन का। इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा यूरोपीय संघ बनाया गया था? आपके ऑप्शन है लिस्बन संधि, वॉशिंगटन संधि, maastricht संधि या फिर पेरिस संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, maastricht संधि। हाल ही में यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस यूक्रेन संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर सहमति व्यक्त की है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे maastricht संधि द्वारा बनाया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 8 सदस्य बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एवं स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। यूरोप में शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसे वर्ष 2012 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, maastricht संधि। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करता है। कथन 2 है, ये केवल भारत की संचित निधि न कि राज्य की संचित निधि से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण करता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के पद का प्रावधान करता है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 149 संसद को
कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करता है, इसलिए कथन एक सही है। ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ। ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा भी उसी आधार पर और उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA किस पक्षकारों के सम्मेलन यानी कॉप से संबंधित है? आपके ऑप्शन है COP18, COP19, COP20 या फिर COP21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, COP21। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी मंच है। ये अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसकी कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के पक्षकारों के 21वें सम्मेलन यानी COP21 के दौरान इसकी संकल्पना की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब ISA में शामिल होने के पात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, COP21। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सोयूज अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ऑप्शन बी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी यानी रोसकॉस्मोस, ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।